बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज सभी की नजरें सेनेट पर थीं क्योंकि दबंग वज़ीर दाखिला सानिहा कोयटा कमीशन रिपोर्ट के बाद जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जा रहा था कि ईवान में आएंगे और अपनी सफाइयां पेश करेंगे। चौधरी निसार तो सेनेट की बजाय लंडी कोतल जा पहुंचे, लेकिन सेनेट में एतजाज एहसन की पंजाब के हीरांजा और मुशाहिदुल्लाह खान के सिंधी घोड़े की आखिर क्या कहानी है? किस रिटायर्ड फौजी को किस अहम पोस्ट देने पर हंगामा किया गया और कौन से दो रिटायर्ड जनरल सेनेटर्स दिफा में खुलकर सामने आ गए? ये सब कुछ जानेंगे आमिर मतीन साहब, जो कि खुद प्रेस गैलरी में मौजूद थे और वहां पर तमाम कार्रवाई बराह रास्त देख रहे थे। इसके साथ साथ नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को राम करने के लिए जाने वाले तारिक फातमी, ट्रंप से तो मुलाकात में कामयाब ना हो सके मगर 10 दिन अपने बच्चों के साथ गुजारने के बाद वो जरूर कामयाब लौटे हैं। वतन तारिक फातमी पर होने वाली सेंटर की जानिब से जो तनकीद की गई है उस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि करप्ट सियासतदान, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के पर काटे, तो चेयरमैन नैब में भी करप्ट अफराद को पारसा बनाने की लॉन्ड्री को चलाने के लिए एक और कानून का सहारा ले लिया है। आपको बताएंगे वो कानून आखिर कौन सा है और इस मर्तबा कौन सी ऐसी बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने का काम किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि नेप्रा की आजादी का कत्ल किस सोलर प्लांट की खातिर किया गया, इसके पीछे अंदरूनी कहानी आखिर है क्या, वो भी तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले सेनेट की बात करेंगे। आप खुद वहां पर मौजूद थे, सेनेट सेशन में आज क्या हुआ? सेनेट में सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि हम कल बात कर रहे थे कि चौधरी निसार साहब, हमारा ख्याल था कि कमीशन के ऊपर इतना खौफनाक किस्म के इंकशाफात आए हैं और हम सब का ख्याल था कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने एक बातें की मगर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे शायद आएंगे और आके जवाब देंगे। तो मेरा कल ही ख्याल था, वैसे वो नहीं आएंगे और वही हुआ कि वो आप लंडी कोतल पहुँचे। अब पता नहीं लंडी कोतल इतना संगीन मसला यहाँ पे चल रहा है, इसका सबसे बड़ा मेरा ख्याल पाकिस्तान का इशू ही यही है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसका जवाब देना चाहिए था। अब उसको आप कह लें कि उन्होंने टाला है या जो भी है, ज़्यादती है कि उनको जवाब देना चाहिए था। होपफुली देखें शायद कल परसों दे दें और आज वो भाग गए। तो सेनेट में जाके मज़ा इसलिए भी आता है कि सेनेट में आज बड़ी सख्त बातें, हर पार्टी अपनी पोजीशन तो लेती है मगर बड़े लाइटर मूड में थी, आम आसान तरीके से उन्होंने हंसते खेलते वाक़यात जो है ना, तो हीरांजा के वाक़यात ये वो मेरा वो ये क्लास साहब बेहतर बताएंगे। मैं एक स्टोरी जिसको कल का हम बात कर रहे थे उस पर फोकस करूंगा कि आज वहाँ जो खौफनाक इंकशाफात हुए हैं जिसका हमारा हौसला नहीं पड़ रहा था कि हम खुल के बात करते और ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया तो ये साफ़ी प्रेस वाले इनका तो आपको पता ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो हम ज़रा केयरफुल थे मगर सेनेटर्स ने आज कोई लिहाज नहीं रखा। उन्होंने खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम, बहुत बड़ी स्टोरी है जो आज सेनेट में जाके जिसका इंकशाफ हुआ। स्टोरी ये है कि हम कल बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो 5 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, नेपरा, ओगरा, PTA, इन सब को जो गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिवीज़न से लेके तो मिनिस्ट्रियों के हवाले कर दिया। तो हमारा ये ख्याल था कि जनाब ये बजाय इसके कि इनको ताकतवर किया जाए, तो क्योंकि ये आपके और मेरे इंटरेस्ट मफादात को वॉच करते हैं, आम आदमी के, कंज्यूमर के, सो इसलिए ये थोड़ी सी इसके अंदर हमें लगा कि ख़राबी है और हमारा कल भी यही ख्याल था कि ये नालायकियों को कवर करने के लिए है और वो है। आज जो है ना सेनेटर्स ने ख़ास तौर पे फरतुल्लाह बाबर साहब ने तो अपनी उन्होंने एक बड़ी खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाब ये सारा जो है ना बाकी फ्रॉड है, ये 5 इदारे जो किए गए हैं ना जिसके अंदर PTA भी है, ओगरा भी है और भी 2 हैं, तो पेपरा भी है। उन्होंने कहा ये असल चक्कर है नेपरा, बाकी वो अंग्रेजी में जो डिकॉय कहते हैं ना, वो बाकी सारा एक ट्रक की बत्ती है वो छुपाने के लिए, असल नेपरा है। और नेपरा ज़ाहिर है बिजली के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है और नेपरा का और वापडा की एक लड़ाई चल रही थी कि वो पैसे टैरिफ के ऊपर, टैरिफ पे लड़ाई ये चल रही थी कि फरतुल्लाह बाबर साहब के बकौल कि हम ये ओपनली था कि वहाँ पे आपको याद होगा जो सोलर पार्क बनाया गया था, बड़े उसके बबंग दावे किए गए थे कि दुनिया की सबसे सस्ती और ज़बरदस्त ये वो। वहाँ पे ये चाह रही है गवर्नमेंट, ये चाह रही है कि इन्होंने महंगे प्लांट ले लिए हुए, ये 14 रुपये पर यूनिट कर रहे थे
सोलर का 14 रुपए। 14 रुपए। और ये नेपरा वाले कह रहे थे कि जनाब दुनिया भर में प्लांट जो सोलर के हैं वो जमीन पर उसकी कीमतें आ गई हैं, आप खुदा खौफ करें, 14 रुपए बहुत बढ़ाने हैं, बहुत बढ़ाने हैं, तो 8.5 रुपए आप कर लें, इतना जुल्म ना करें, वो भी बहुत ज्यादा है। और ये बाद में जो है ताज हैदर साहब ने कहा, मिसाल दी, उन्होंने कहा दुबई में कल 3 रुपए 3 सेंट्स तकरीबन 3 रुपए ही बन जाते हैं, 3 रुपए पर यूनिट पे आ चुका हुआ है। तो हमें ये 18 से शुरू हुए 14 पे जो है करने जा रहे थे, और नेपरा 8 रुपए कह रही थी, 8.5 रुपए, वो भी ज्यादा से अच्छा। ज्यादा। आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जब ज्यादा पैसे मनवा लेते हैं कि जनाब हमारी इतनी कॉस्ट आई है, तो वो बिजली के बिल में आपको और मुझे देनी पड़ती है। सो ये हमारा डायरेक्टली कंसर्न आवाम को, वो जो बिल पर तड़पते हैं कि बिजली तो आई भी नहीं, फिर भी ज्यादा बिल आ गया। ये ज्यादा बिल ऐसे आता है कि जब 14 रुपए में आपने बहुत महंगा रेट पे आपने कर रहे हैं, तो वो नेपरा नहीं मान रही थी। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी इन्होंने अपना करके, और उसकी 2 मिसालें सामने आ भी गई। एक दिन में ही उन्होंने एक तो सीएनजी वालों को कह दिया कि जनाब आप अपने फैसले करें, जितने की मर्जी करा लें, लुटो बिल्कुल, लुट्टा गवर्नमेंट ने, लुटो तो फुटो। और साथ ही आज की खबर है कि एक दिन में ही उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है ना, इनको भी टैक्स फ्री करें, ताकि जो है ना वो भी जितना वो बेसिकली जो प्लांट लगा रहे हैं, जो कारोबारी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ये उनको बेनिफिट देने का है और नुकसान आम आदमी का है। अब ये बहुत ही खौफनाक इल्ज़ाम है। और बाकी तो बहस ये हो रही थी कि जनाब कानूनी बहस, आपको पता सेनेट में दोनों तरफ बड़े बड़े वकील हैं, इधर एतजाज एहसन हैं, बड़े बड़े उधर जायद आमिद हैं, और तो वो लड़ाई ये चल रही थी कि लीगली बिजनेस होता है, कानूनी है नहीं है, आईनी है नहीं है। और ये जाहिर एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि CCI ये सूबों का मसला था, ये फेडरल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। उन्होंने कहा वो तो है अलहदा। बाबर साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा ये होते रहते हैं, आते रहते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर पहले माजी में भी होता रहा है, और कुछ अर्से बाद दोबारा कर देंगे जब ये अपना काम कर लेंगे। असल साजिश बीच में ये थी कि नेपरा, बाकी सब ऐसा फ्रॉड था। नेपरा के अंदर टैरिफ के मसले पे इन्होंने महंगे प्लांट्स ला लिए हैं, या वो करप्शन की वजह से हैं, या इन्होंने किसी को फेवर किया हुआ है, या इनकी नालायकी है। अब ये अलग बहस है। उसको कवर करने के लिए उनको मफाद, उनको फायदा देना, आम आदमी को नुकसान करना, ये सारा ढकोसला उसकी वजह से है। ये उसकी वजह से क्लास साहब, जैसे आमिर साहब ने कहा कि नेपरा का मसला है, लेकिन डार साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि रेगुलेटरी इदारे हैं, उनकी खुद मुख्तारी पे कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इंतजामी अमूर हैं जो वजारतों के अंडर आएंगे। ठीक कह रहे हैं, डार साहब भी ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं भी सेनेट में, आमिर और मैं इकट्ठे थे वहाँ पे। डार साहब ठीक कह रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक टेलीफोन करके 480 अरब रुपए की अदायगी करा दी थी, बगैर ऑडिट कराए, बगैर बिलों की वेरिफिकेशन कराए, इसाक डार साहब ने कराई थी। तो क्या फर्क पड़ जाता है कि हम खुद मुख्तार, स्टेट बैंक बड़ा खुद मुख्तार था। 1 सेकंड लगा, एक यहाँ के वहाँ आपके सेक्शन ऑफिसर ने टेलीफोन उठाए 28 जून 2013, अभी इन्हें पावर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, वजीर खजाना बने महीना भी नहीं हुआ था। 480 अरब रुपए की अदायगी और बिलों की वेरिफिकेशन किए बगैर जो बिल इनको पावर प्लांट्स ने दिए हैं, इन्होंने उसकी एज इट इज, उसकी कोई चेक नहीं किया कि कितने यूनिट्स हैं, खरीदे कितने, बेचे कितने, आप कंज्यूमर को कितने दिए, कंज्यूमर से बिल कितने हुए, लाइन लॉसेस थे नहीं थे, और फोटो कॉपीज पे। ये पाकिस्तानी तरीक का जरा स्कैंडल देखे कैसे कैसे यहाँ पे बम गिरते हैं। और ये डार साहब ठीक है, इसकी फिर ऑडिट रिपोर्ट जिस तरह छपवाई गई, वो खुर्शीद शाह ने उसको सेटल किया। अब दाद दे खुर्शीद शाह साहब को, उन्होंने उस 480 रुपए की 190 अरब रुपए की और दाद देनी पड़ती अख्तर बुलंद राना को कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद उन्होंने इसका ऑडिट कर लिया था, और उन्होंने इंक्वायरी भी की थी, जिस वजह से अख्तर बुलंद राना की यहाँ से छुट्टी कराई कि हजूर आप जाएं और वहीं पे बैठ के जहाँ से आए थे वहाँ तशरीफ ले जाएं। तो डार साहब तो जानते हैं भाई, SCCP का जुर्रत है डार साहब के, बिल्कुल वो जिस तरह कहते हैं वैसे करते हैं। FBR, FIA, NAB, इनकी जुर्रत है, ये बड़े अपने आप कहते हैं हम आज़ाद इदारे हैं। ये आज़ाद इदारे का ज़रा ढोंग है। जो बात आई वहाँ पे वो हो भी रही थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, एक ढोंग है। कोई भी आज उसको और जो बात की है, मेरा ख्याल है उन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने की है या किसी और ने वहाँ से, उन्होंने सेनेटर ने, उन्होंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये पहले इनके जो हेड्स हैं, या ताज हैदर साहब ने कहा है, उन्होंने इनके सरबराह लगते हैं वो तो वजीर आजम लगाता है। भाई लाहौर में वहां पे एक अगर SHO लगना हो तो उसका इंटरव्यू भी हमजा शहबाज करता है। यहाँ पे जिसने लगना है वो वजीर आजम ने लगाना है, तो उसे क्या फर्क लग जाएगा। पेमरा का चीफ कौन बन गया है, ओगरा का कौन है, आपका ये पेपरा का कौन है, PT का कौन है। जब नवाज शरीफ साहब ने खुद लगाने हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो हम उनको हटा देंगे। सो उनकी भी अंडरस्टैंड थी थोड़ी सी, उनकी हुकूमत वालों की एक कि यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, खुद मुख्तारी।
भाई जहां पे भी खुद मुख्तार लोग हैं, हमने लगाना कोई पार्लियामेंट का कोई बिल्कुल आपका कोई पैनल तो नहीं है ना जिसने बैठ के अमेरिकन को स्टाइल पे बंदे लगाने हैं कि जी के इनकी अपॉइंटमेंट्स करनी है। सो ये चीज उस पे ठीक क्लास में मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ले ले बड़ी कुछ जूसी अभी है कोई इस पे सेनेट के हवाले से डेफिनेटली सेनेट के ऊपर ही बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे सेनेट सेशन के हवाले से और खास तौर पर ये जो हीर रांझा की और सिंधी घोड़े के हवाले से जो चीजें कहानियां सामने आई उस पर भी बात करेंगे। क्लास में जानेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सेनेट में सुनाई जाने वाली कहानियों पर तो बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब आपके पास कुछ जूसी किस्म की बातें थी सेनेट के हवाले से जो आप शेयर करना दो तीन चीज़ें। एक तो वो बिल्लों पे बात की है ना, मैं एक और हम कई दिनों से उस पर स्टोरी पे हमारे राना अशरफ साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं जी। तो एक बड़ी खौफनाक स्टोरी है वो कि अब की दफ़ा बिल्लों के साथ क्या हशर किया इन्होंने। मैं ज़रा सेनेट पे आते हैं ज़रा। मेरे ड्राइवर है, उस बेचारे की तनख्वाह जो है 18,000 रुपये है, उसको 18,000 रुपये महीने के हम देते हैं। उसका 16,000 रुपये का बिल आया है सर, जो एक महीना पूरा वहाँ पे हमारे घर काम करता है, बच्चों की ड्यूटी देता है, अपने भी वो सारे हैं। 18,000 रुपये वो तनख्वाह लेता है मुझसे। सही सही। 16,000 रुपये उसका बिल आया है। वो पिछले न 2 हफ्ते पहले वो ले आया मेरे पास। उसने कहा साहब इसका हल बताएं क्या करूँ मैं। ये हर दूसरे घर की कहानी है। या मैं कांप के रह गया, घर की कहानी। मैं कांप के रह गया कि ये देखें। उसके बाद जनाब हमने भेजा किसी को कि जनाब ये दिखाएं। अच्छा पहले उसका बिल कितना आता था? 1000, 1500, 1200 ये चीज़ें। 1000, 1200 की हिस्ट्री से उठा के 16,000 रुपये वो राना साहब ने जो उस पर तहकीकात की, हम उसको शायद कोशिश करेंगे कल आएँ। मैं सिर्फ एक आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दे रहा हूँ। आप मुझे बताएं साग डार साहब से, मुझे पूछना है इनसे, अपने ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कि आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है? एक ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये है, उसको 16,000 रुपये का आप उसको बिल भेज रहे हैं। वो कहाँ से खाए? उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसका कुछ करने वाला है। और बच्चे रोते रहते हैं, बिजली आ भी नहीं रही, इस्तेमाल भी नहीं हो रही, फिर बिल आ जाता है। इन लोगों को थोड़ा सा भी इनमें मतलब इस मुल्क के लिए दर्द दिल नहीं है कि ये जाते हैं सोलर पे, कहते हैं कि हमें 14 रुपए फी यूनिट दो सोलर। ये रेट जो है अगर आपको याद हो, ये तो थर्मल पे भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जो बात उस दिन वहाँ सेनेट में हुई है, कहते हैं जी 2018 में हम बिजली ले आएंगे। अगर 2018 में आपने हमें बिजली दे देनी है और 18,000 रुपए वाले बंदे की ड्राइवर को आपने 16,000 का बिल भेजना है, भाड़ में गई ऐसी बिजली यार। बाय द वे मुझे याद आ गया कि इसमें मांडवी वाला साहब ने और खौफनाक, उन्होंने कहा सिर्फ ये सोलर पार्क की बात नहीं है, ये नंदीपुर और भी बेताशा प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने सारे महंगे लगाए हैं। इनकी अपनी नलायकियां या लोगों ने माल बनाया है। अब उसकी हाई कॉस्ट जो है आम आदमी को बिलों पे मेरा ड्राइवर देगा, इसलिए लोगों को ये टेक्निकल ना लगे। जब 16,000 का बिल आता है तो समझ लें कि ये इस वजह से आता है कि जो ख्वाजा साहब कह रहे थे ना, ओए प्रेस को है ना की पता चलता है, इतना पता चलता है ख्वाजा साहब कि किस तरह से बिल भेज रहे हैं। ये जो सारी कास्ट है ना कि आपने 8.5 रुपए से आपने 14 रुपए पर यूनिट लेना है ना, उसका जो फर्क है ना वो मेरे उस गरीब ड्राइवर ने देना है, वो पे करेगा। और ये लोग जो अरबपति हैं, जो उनके पास मतलब बिग बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोगों के उनके साथ प्लांट में शेयर होल्डर हैं, मतलब उसके बाद काम के रह जाना। और ये सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, मुझे उन राना साहब ने बताया कि 2.5 लाख लोगों को इस दफा इन्होंने जो बिल भेजे हैं ना, इसी तरीके से भेजे हैं। 2.5 लाख सिर्फ इस्लामाबाद का है, बाकी जगहों की अलग स्टोरी, वो बाकी का अलग स्टोरी बड़ी खौफनाक उसकी फाइंडिंग है। हम कोशिश करेंगे कल लेके हैं। ये जो हमें फरमा रहे हैं कि कुछ नहीं होता, खुद मुख्तारी खत्म नहीं होगी। एक मुझे जो गिला है ना पीपल्स पार्टी से, वो एक और है, जितनी अच्छे इनके पास पढ़े लिखे समझदार इंटेलिजेंट सेनेटर्स हैं, मस्त से अगर ये लोगों को इनकी पार्टी पे इतनी मैसिव करप्शन इनके इल्जामात ना होते, इनको करप्शन का दिफा ना करना होता, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ इस मुल्क को अगर कोई मसाइल से निकाल सकती थी ना कोई जमात, वो पीपल्स पार्टी निकाल सकती थी। इनके पास इतने अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट। लेकिन जो दुख होता है कि इन्होंने जो बात मैंने उस दिन की थी कि दानियाल अजीज साहब की तरह अपनी इंटेलिजेंस जो है ना, ये करप्ट माफिया के लिए इस्तेमाल करते। जैसे दानियाल अजीज साहब इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन वो दिफा वो रेमंड के तख्त का करते हैं। ऐसे यही वाले जो सेनेटर में नाम लेने वालों, अभी उनके मादरत के साथ उम्मीद है मेरा दाखिला बंद नहीं करेंगे। रजा रबानी साहब बड़े मेहरबान हैं, अच्छे बंदे हैं, वो शायद ये हरकत ना होने दें। अब इनकी मैं टीम गिनवा रहा हूं जो वहां पे गुफ्तगू करते हैं, और आप कौमी असम्बली से कुछ नहीं सीखते। मैं रिपोर्टर के तौर पर कह रहा हूं, कौमी असम्बली में कुछ नहीं सीखते आप वहां से। कोई एक दो लोग भी नहीं है कि जिनकी गुफ्तगू से आप सीखे। सेनेट में बहुत सारे लोग हैं
अच्छी क्वालिटी की गुफ्तगू भी होती है। अब कुछ रिसेंटली वो मैंने देखा है, वो भी इंटेलिजेंट आदमी है, अगर थोड़ा सा कूल टेम्परामेंट वो थोड़ा कंट्रोल में रखे, मुशाहिदुल्लाह खान, वो लड़ाई की तरफ चले जाते हैं। वो उनकी और एतजाज एहसन की जो आपस में जो ठापा चल रही है ना, अगर वो ठापा थोड़ी सी हटा दी जाए कहीं ना कहीं पे दोनों का किसी पॉइंट पे, आज तो लाइटर मूड में, आज लाइटर में थे दोनों एक दूसरे वाकया भी आपने सुनाना है जो उन्होंने बड़ा अच्छा सुनाया। वो सुनाता हूँ। वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ऐसे आज ले गए हैं। आज बाजी अगर मुझसे पूछें, पंजाब की हीर रांझा का वाकया जो एतजाज एहसन ने सुनाया है, उसके मुकाबले में जो सिंधी घोड़े का वाकया मुशाहिदुल्लाह साहब ने सुनाया। मुशाहिदुल्लाह साहब आज मैदान जीत गए हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से जीते हैं। सर कमिंग टू इट, फरातुल्लाह बाबर वहां पे बैठे कौन है? ताज हैदर, एतजाज एहसन, आपके रजा रबानी, उसके बाद ये सईद गनी, सबसे बड़ा जिन पे मैं हालांकि मैं स्टोरीज भी की है, मुझे उनसे शिकायत भी है, सलीम मांडवी वाला। बिल्कुल, मैं सेनेट की फाइनेंस कमेटी चलाते, वेरी इंटेलिजेंट मैन। लेकिन मेरे साथ अब दुख क्या होना शुरू हो गया है, आपकी इंटेलिजेंस का इस मुल्क और कौम को फायदा नहीं हो रहा। आप चंद हाउसेज हैं, चंद फैमिलीज हैं, कल्ट है, आप उनको सर्व कर रहे हैं। अगर यही लोग इस मुल्क को सर्व करने के लिए स्टार्ट हो जाए ना, मैं यकीन से कहता हूं जितनी अच्छी टीम, जितने अच्छे लोग इनके पास पढ़े लिखे हो, जो सिस्टम समझते हैं, पीपल्स पार्टी के पास है ना, किसी पार्टी के पास भी नहीं है। लेकिन दुख वही होता है जो दानियाल अजीज वाला मुझे दुख है, अगर इतना पढ़ लिख के इल्म बस करी हो यार, वो बुले शाह वाली जो है, इतना पढ़ लिख के भी अगर आपने हाउस ऑफ जरदारी की करप्शन को डिफेंड करना है, आपने हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन को डिफेंड करना है, इल्म बस करी हो यार, फिर हमें कोई जरूरत नहीं आपकी उनकी। मैं आता हूं जरा उन पर मांडवी वाला साहब, मांडवी साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे थे। उन्होंने कहा जनाब ये कुछ दिनों की बात है, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबके साथ आपने डीरेगुलेशन के मुआहदे किए हुए हैं, ये वापस हो जाएंगे, जरा इन्होंने वारदात डालनी है, ये टैरिफ अप्रूवल करवाने हैं। मतलब इस मुल्क की आप देखें, मेरे ड्राइवर से और सबके ड्राइवर से उससे 16,000 रुपए का बिल लेके आप इनके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के पेट भर रहे हैं, जो बाहर से आते सौदागर आ रहे हैं, जो यहाँ पे लूट मार के लिए आप हमारे गरीब लोगों का पैसा, उनकी मेहनत मजदूरी का पैसा उठा के उनके पेट आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं कि जो जुल्म करना शुरू कर दे, कि जिसके 18,000 रुपये तनख्वाह है, हालांकि उसको 16,000 का बिल भेज रहे हैं और आप खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं वहां पे, इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। इनकी किसी इनके नॉलेज का, लर्निंग का, इनकी पढ़ाई का, लिखाई का इस मुल्क को, सोसाइटी को, गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा। ये करप्ट एलीट एक दूसरे को डिफेंड कर रही है, वो कहते तुम चोर हो, वो कहते तुम चोर हो, और जब पावर में आते हैं ना, वो उस चोर को पकड़ते हैं ना, उस चोर को पकड़ता है। जैसे चौधरी अपने निसार साहब कहते हैं, जमात इस्लामी कहती थी नहीं नहीं हम डिफरेंट है, ये दोनों चोर हैं। आज उनकी अल्लाह के फजल से सिराजुल हक साहब से भी ये जरदारी साहब की टेलीफोन में गुफ्तगू हो गई है जी, उनको भी हो गई है। तो उसके बाद फिर लास्ट उसमें जो एक और चीज़ वो बड़ी खौफनाक थी, सेनेटर सैफ ने जो आज इंकशाफ किए कि उन्होंने कहा जी ये रेगुलेशन वैसे ही, मतलब हमें ये नहीं कि रेगुलेशन भी जो हो रही है कमाल की हो रही है, वहाँ भी बड़ी खराबियाँ हैं। पहले ही उन्होंने कहा जी जो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसके अंदर पहले ही जो पंजाब का उन्होंने कहा जी जो मेंबर लिया हुआ है वो एक वफाकी वजीर का रिश्तेदार है। अच्छा, अब मैं गैस ही कर सकता हूँ किस वफाकी वजीर के रिलेटेड, एक ही वफाकी वजीर हैं, उनके हर जगह रिश्तेदार ही निकल रहे हैं आजकल। उसके बाद उनका ये जो बलूचिस्तान से लिया हुआ है वो एक मीटर रीडर है, वो उसकी एक अपनी, उन्होंने कहा सारे ही मेंबर्स जो रेगुलेशन करने के लिए ये डरते क्यों हैं, वैसे ही पहले ही आधा तो उसके पर काट दिए हुए हैं, नेपरा के वहाँ पे तनख्वाहों कंट्रोल करके, अमराज कंट्रोल करके पहले ही पर काट दिए। अब बाकी जो आखिरी कसर रह गई थी तो वो ये था कि वो बाकी में उनका ये आर्गूमेंट कि जनाब इधर रहें या उधर रहें, कैबिनेट के अंदर रहें या उधर रहें, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए कि कैबिनेट का सुपरविजन इसलिए रखी जाती है कि मिनिस्ट्रीज के ऊपर एक चेक होता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जो कैबिनेट है वहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है वज़ीर आज़म के आगे, सो आइडली, मगर फ्रेमर्स ने या जिन्होंने आइन बनाया था उनके ज़हन में था कि यहाँ पे कैबिनेट के अंदर कोई ऐसे मिनिस्टर बैठे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर की शान में कह सकेंगे कि जनाब ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये रबर स्टैम्प कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं थे, मगर उसके बावजूद बहरहाल समरी ने पेश होना होता है, एक चेक आ जाता है कैबिनेट में रखने का। ये उसका फ़ायदा है कि प्राइम मिनिस्टर का एक चेक है, कागजों में है, चाहे वो अमल नहीं भी हो रहा। सो ये उनके पास देने से, और मैं मांडवी वाला से एग्री करता हूँ, मेरा ख्याल कि इन्होंने कुछ अरसे बाद ये शोर मचाना है, ये टैरिफ शैरिफ बराबर करके बिजली 16,000 से 18,000 रुपये आपके ड्राइवर की पहुँचा देनी है, और फिर कहना है कि यार ये शोर मचा रहे हैं वापस कर दो। बिल्कुल, एट द एंड हम देखते हैं यही होता है। एक मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे तारिक फातमी की अमेरिका यात्रा पर, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर है उनकी जानिब से शदीद तनकीद आखिर क्यों की गई है, नैब के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब जाते जाते जरा वो सिंधी घोड़े की कहानी घोड़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी भाई। पंजाब की हीर रांझे की कहानी तो हमने बचपन से सुनी हुई, हमारी नस्लों ने भी सुनी, आने वाली नस्लें भी सुनते हैं, उस पर तो बात नहीं करते। एतजाज़ अहसन साहब ने कैसे लिंक किया, आप खुद ही समझ जाएं कि हीर रांझे की कहानी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और इन पे कैसे फिट की है। जो क्लासिक जवाब आया ना था, जिसका पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बेचारे बड़े अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस जो है ना अल्लाह के फजल से घोड़ा हाथ पांव बंधे हुए हैं, हाथ पांव नहीं बंधे हुए, पूरे के पूरे बंधे हुए। उन्होंने सेनेट में उनको रखा हुआ कि ये लें। उन्होंने सुनाया, जब इन्होंने हीर रांझे की कहानी सुना ली तो अब मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वो खड़े हो गए। और मुशाहिदुल्लाह साहब में अगेन नहीं मस से हार्ड टेम्पर्ड हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन वो गुफ्तगू अच्छी करते हैं, मुझे पसंद है ज़ाती तौर पर, उनका अग्रेसिव मिजाज भी मुझे पसंद है। खैर उन्होंने कहा जनाब आपने हीर रांझे की कहानी सुन ली, अब मुझसे सुन लें। कहते हैं कि सिंध का एक डाकू था, एक सिंध का डाकू था। अब क्या पता, ये बस सेनेट में गुफ्तगू हुई, मैं तो कुछ कहानी है वो सुने, सेनेट में हो सकती है तो टीवी पे क्यों नहीं हो सकती पे होगा सिंध। अच्छा उस पे भी कह के लगे, जो है मुशाहिदुल्लाह ने, जैसे आप हंसी है ना ऐसे सारे लोग पूरे ऐवान में भी हंसे हैं, प्रेस गैलरी में भी हम यूं करके हंसे, क्योंकि ऊंचा हंसे तो हमें डांट पड़ जाती है कि आप लोग ज्यादा ऊंचा नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जनाब के सिंध का एक डाकू था, तो उसके साथ बहुत बड़ा मजमा था, वो जब निकलता होता। अच्छा उस पर ना एतराज़ किया किसी ने यहाँ से, ये इससे ट्रायरी अपोजिशन बेंचेस से, पीपल्स पार्टी से, कि सिंध का नहीं था वो अफगानिस्तान का था। मुशाहिदुल्लाह का नहीं वो अफगानिस्तान का नहीं था, वो सिंध का वो डाकू था। कहते वो अपने साथियों के साथ जब निकलता था डाके मारने के लिए, तो उसके साथ 15, 20, 25, 30 उसके साथ ग्लैडिएटर होते थे घोड़े पे। वो फिल्मों में जैसे पंजाबी फिल्मों में देखते हैं हम सारों, दगड़ दगड़ जो चलता है। और कहते हैं जो उनके समूह की आवाज उठती थी, गांव के लोगों को पहले से पता चल रहा था कि सिंधी डाकू आ रहा है, और वो भाग जाते थे। वो डाकू की बजाय वो आवाजें लगाते थे, घोड़ा रे घोड़ा, घोड़ा रे घोड़ा, कि घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है। उनका इशारा, उन्होंने कहा जी अभी घोड़ा आ रहा है। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते कि अब आप समझ रहे हैं कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि अभी वही घोड़ा रे घोड़ा आ रहा है। अब कौन आ रहा है कि वो सबको पता है। एक तो जाहिर है वो एक कल परसों एक घोड़ा आ रहा है, तो वो तो उसी पे था, उस पे कर रहे थे। और एक और भी उसकी इंटरप्रिटेशन जो मैं तशरीह कर रहा था, तशरीह है कि ये भी हो सकता है कि यार ये जो नेपरा के ऊपर बहस चल रही थी, तो कह रहे हैं हम कुछ भी करते हैं, आप ये घोड़ा रे घोड़ा शोर मचा देते हैं। तो वो मेरा जवाब ये है कि नून लीग वाले काम ही ऐसा करते हैं। नैब के अंदर वहाँ पे बंदा अपना लगाया हुआ है, फलानी जगह अपना लगाया हुआ है, हर जगह अपना बंदा लगाया हुआ है, तो वो घोड़ा रे घोड़ा हमने फिर करना ही करना है। कि निसार साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक जज साहब ने एक कमीशन रिपोर्ट दी और हम इल्ज़ाम लगाते थे कि ये अपना अदालतें इल्ज़ाम नहीं धरती। बिल्कुल इस रिपोर्ट में उन्होंने इल्ज़ाम धरा कि जनाब बाकियों का भी कसूर है, सबसे ज्यादा चौधरी निसार का, और चौधरी निसार लंडी कोतल चले गए। मैं करेक्ट कर दूं आपको, नैब पे भी हमने जाना है, मैं करेक्ट कर दूं। अदालतें इल्ज़ाम नहीं लगाती होती, ये इल्ज़ाम नहीं है। ये जो उन जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने रिपोर्ट दी है, ये प्रॉपर तहकीकात हैं, एविडेंसेस हैं, मौका दिया गया, बुलाया गया, हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद के कंक्लूजन हैं, दीस आर नॉट एलिगेशन। स्टैंड करेक्टेड, आप थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं उन्होंने इल्जाम नहीं, उन्होंने पिन डाउन किया। ये सारी जिम्मेदारियां घूम फिर के बक स्टॉप्स एट चौधरी साहब। एक और सेनेट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, हालांकि हमने नैब और तारिक फातमी साहब पे भी जाना, टाइम भी आज शायद हमारे पास ज्यादा नहीं है शो का। उसमें जो मजे की चीज है वो दो चीजें थी। आज एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं, जो नेपरा के चीफ लगे हैं, उस पे और बैरिस्टर सैफ ने जैसे बात कर दी, उस पे सबसे पहले उनके जनरल कयूम साहब, जो अब्दुल कयूम साहब, अगर जनरल कयूम साहब भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, फेयर गुफ्तगू करते हैं। और जनरल कयूम उन लोगों में से नहीं है जो हुकूमत की खुशामद करना शुरू कर दें कि हम हुकूमत के सेनेटर हैं, बैलेंस रखते हैं ये जनरल कयूम, ये चीज़ है उनमें। अच्छा उन्होंने तो खड़े होकर डिफेंड किया भी जनाब के फौजी एक ब्रिगेडियर साहब को। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ हमारे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी, वो जनरल सलाहुद्दीन तिरमिज़ी साहब, उन्होंने जो आज अटैक लॉन्च किया है ना, वैसे नवाज शरीफ साहब की या अपनी हुकूमत पे, क्योंकि हुकूमत के सेनेटर हैं, वो बड़ा था। उन्होंने सबसे पहले तो इस पे तनकीद की। उन्होंने कहा जनाब कि हम पहले सुनते थे कि फलां का घर जो है ना उसको सब जेल करार दे दिया गया। जर्नैल ही बुरे नहीं होते, वकील भी बड़े बुरे होते हैं। हाँ। पहले तो उनका ये एक वकील है हमारे, उन्होंने सारी हुकूमत को मुसीबत डाली हुई है। सलमान भट्ट साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक जुमला है, सारी हुकूमत को मुसीबत पड़ी है, तो नलायक वकील भी होते हैं। उसने कहा जनरल वकील हो, उनका कहना यह था अगर फौजी या जर्नल नलायक होते हैं, उन जनरल तिरमिज़ी ने कहा, तो वकील भी बहुत सारे नलायक होते हैं। उन्होंने इशारा, वो जो बात आमिर कह रहे हैं, सलमान भट्ट का दिया सियासी बयान वाला कि हुकूमत पूरी इस वक्त लटकी हुई है सूली पे।
दूसरा जो बात की उन्होंने जनरल त्रिमजी साहब ने, विद इन 2-3 मिनट्स पता ही नहीं चलाने कि उन्होंने अपनी हुकूमत का पोस्टमार्टम कैसे किया है। वो ये था, उन्होंने का इशारा था जो इस वक्त ICU में वो जो गवर्नर साहब का इलाज हो रहा है, उन्होंने का ये भी तारीख का एक अजीब काम हुआ है। मतलब उनका ये था कि आप सियासतदान फैसले कैसे करते हैं। बेसिकली ये कह रहे थे, कहते हैं कि पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि ICU को गवर्नर हाउस का दर्जा दिया गया है। सो ये चीज़ें इनके अपने सेनेटर्स भी महसूस करते। सेनेट में मैं अभी भी कहूँगा तमाम तर इनकी कोशिश के बावजूद कि कोई काम का बंदा ना जा सके वहाँ पे, वही है ना कि थोड़ा सा लेवल डिग्रेड का। इवन देन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे बेहतर लोग वहाँ मौजूद हैं। और आई मस्ट अप्रिशिएट जनरल त्रिमजी साहब, जिस वजह से भी हुकूमत से नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन गुफ्तगू आज उन्होंने भी बड़ी अच्छी की है। और मज़े की बात वहाँ पे वो सेनेटर निसार हैं, उन्होंने की कि फ़ौजियों के अपॉइंटमेंट पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा आज ही सेनेट के क्वेश्चन आवर में आया हुआ है कि 7 जर्नल जो है ना वो इस वक्त एम्बेसडर लगे हुए हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है उनके ज़िम्मे लगी। और जाते जाते ये भी बता दूँ, सेनेट में एक और भी सवाल आया हुआ था कि ये बता दें कि आपकी इस वक्त आपने कंट्रैक्ट पे कितने आपने एम्बेसडर बाहर रखे हुए हैं। सही। तो 17 के नाम दिए गए। आमिर साहब आप खुश होंगे सुन के कि अल्लाह के फजल से उसमें सबसे ज्यादा जो है ना पंजाब से ही अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। उसमें 10 से ज्यादा जो है ना 10 से ज्यादा एम्बेसडर जो कंट्रैक्ट पे लगाए गए हैं वो सारे के सारे पंजाब से हैं। और उसमें मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसका हम रोनर होते रहते हैं कि कतर में जिसको शहजाद साहब को लगाया गया है, जो LNG की डील, कतरी शहजादों को जो सब कुछ वो कर रहे थे, वो शहजाद अहमद जो LNG डील में बैंकर थे, वो सिंध से हैं। यानी खुशी सभी नवाज शरीफ साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस दफा पंजाब घोड़ा बिल्कुल। इसके बाद क्या उनका ताल्लुक सिंध से है सर। अच्छा क्लासेस साहब, अभी हमें कुछ तारिक फातमी साहब से मुतालिक बात करने के लिए मेरे ख्याल में छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तारिक फातमी साहब की अमेरिका यात्रा से मुतालिक तो बात करेंगे, इसके साथ साथ नैब के हवाले से बात करेंगे कि उसने बड़ी मछलियों को लॉन्ड्री को उस चलाने के लिए कौन सा ऐसा कानून है जिसका सहारा लिया बड़ी मछलियां अब दूध की धुली हुई हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब तारिक फातमी साहब की अमेरिका यात्रा पर आखिर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? वो तनकीद की वजह सुन लें कि तारिक फातमी साहब यहाँ से ये कह के गए थे बस मैं अभी जा रहा हूँ, और ट्रंप की टीम को हम, क्योंकि ट्रंप ने फ़ोन कर दिया था, नहीं सॉरी हमने उनको फ़ोन किया नवाज शरीफ साहब ने, और ट्रंप साहब ने एज यूजुअल उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की मियाँ साहब की। उन्होंने कहा जनाब ये तो लूहा गर्म है, चोट लगने की जरूरत है। चोट लगाने के लिए तारिक फातमी साहब से बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकता था कि तारिक फातमी साहब जाएं, गरम लूहा है, और ट्रंप साहब को एक हथौड़ी मारें और वापस आएं। आज की खबर ये थी कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं अजीत डोवल साहब, उनको ट्रंप की टीम के जनरल साहब जो हैं उन्होंने इन्वाइट किया और 1 घंटा उनके साथ मुलाकात हुई है। हमारे ग्लैडिएटर जो हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के और तारिक फातमी साहब 10 दिनों में वो ट्रंप की टीम के किसी एक मेंबर से भी नहीं मिल सके। वही जो पुराने बैठे हुए हैं उन्हीं के ऑलरेडी जो इस एडमिनिस्ट्रेशन है आउट, उनसे 2-4 उन्होंने अपने फ़ोटो ऑप्स करा लिए हैं। रीज़न ये थी, ये बड़ा पुराना ये तरीका वारदात है हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी और कुछ सियासतदानों का भी, सारे तो ऐसे नहीं है, कि इनके बच्चे जो हैं माशाल्लाह इन तारिक फातमी साहब के वो बच्चे इनके अमेरिकन नेशनल हैं। अच्छा, तो वो वहीं रहते हैं। सो 10 दिन का विजिट, ये सरकारी विजिट बनाया गया था। अच्छा, ये सरकारी विजिट अपने खर्चे पे जाते तो साहब ने बड़ा उस पर टिकटें लेनी, रहना जाना ये करना। तो सो जब आप जाते हैं सरकारी इस पे तो पूरा फॉरेन ऑफिस का जो आपका वहाँ पे आपकी एम्बेसी है उसकी गाड़ी, ड्राइवर, लोग, खाना पीना, स्टे, सब कुछ। सो मसूफ ने जो 10 दिन गुजारे हैं, अब इनसे हिसाब पूछना चाहिए। जिसमें सेनेट की कमेटी में भी आज शिबली फराज साहब ने और कर्नल मशदी साहब ने बड़े सही सवालात उठाए हैं कि जनाब हमें समझा दें कि 10 दिन का खर्चा ये कौम देगी, उस 10 दिन के बाद आपने हमें हंस के दिखा दिया है। वो जैसे कर्ज हंसना का पूछते हैं कि कर्ज हंसना क्या होता है, वो कहते जब आप उससे मांगने जाए ना तो अगला हंस के दिखा दे तो ये कर्ज हंसना, तो ये कर्ज हंसना। आपने हमारे साथ यही किया कि 10 दिन बाद तारिक फातमी साहब ने हमें हंस के दिखा दिया। यार वो मैंने बड़ी कोशिश की, तो बड़े गलत लोग थे अमेरिकन, देखो ट्रंप का बंदा मुझे मिला ही कोई नहीं है। तो ये इनसे पूछा जाए कि 10 दिनों में अगर आपको वहां से अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, पहले ये चाहिए था, प्रोटोकॉल क्या था? हमारे जैसे मतलब अनपढ़ लोगों को जो फॉरेन ऑफिस के रूल से अनपढ़ हैं, आप अपनी एम्बेसी को कहते हैं कि जी मेरी को अपॉइंटमेंट कराएं, मैं फिर जाऊंगा। ये दुनिया भर में ये SOPs होती हैं कि अपने एम्बेसडर को कहें कि हजूर हमारी मुलाकात रखें, मैं फिर आऊंगा। टाइम लें, ट्रंप से लें, उसकी टीम से लें, किसी से मिल लें,
नहीं और कुछ नहीं। और पाकिस्तानी सजाद की उनका नाम था जो आ रहे थे पिछले दिनों, बड़ा टीवी पे आ रहे थे यार, ये पाकिस्तानी है वो, बड़ी उनके ट्रम्प की टीम में है वहाँ पे, वो मेरे को बड़ा अच्छे हैं सजाद तारड़ साहब है मेरा ख्याल है वो। और कुछ नहीं तो इनकी बेचारे की फातमी साहब की इनकी उससे सजाद तारड़ से मुलाकात करा देते यार 10-15 मिनट के लिए, ताकि 10 दिन का जो स्टे आपने माशाल्लाह बच्चों के साथ किया है वहाँ पे वो तो जस्टिफाई होता। खाते पैसा आवाम की जेब का गया है और मजे तारिक फातमी साहब ने किए, मुलाकात भी नहीं हो सकी, बच्चों के साथ वक्त गुजार के आ गए हैं। आमिर साहब आपकी तरफ आती हूँ, अब कुछ बात करते हैं नैब के हवाले से। आज हम देख रहे थे बड़ी सूरत हाल अजीब हुई, आपने भी देखा होगा, मुश्ताक रईसानी साहब उन्हें प्ली बार्गेन के थ्रू उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली है। ये चक्कर क्या है सारा? उसको दो चीज़ें, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा वो उसको किया जा रहा था पब्लिसाइज कि जी लैब ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 2 बिलियन रुपए का प्ली बार्गेन कर बिल्कुल तारीख की बहुत बड़ी बात। उनके ज्यादा फ्रंटमैन जो थे ना वो मुश्ताक रईसानी साहब के ठेकेदार, वो ठेकेदार से रिकवरी हुई है लार्जली जो है। बड़े जो है उसमें आप उसके अंदर देखें तो कोर्ट ने रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने वॉलंटरी रिटर्न तो बिल्कुल मना कर दिया था कि इस पे तो आप कर ही नहीं देंगे। प्ली बार्गेन पे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल उठा दिए में हैं कि प्ली बार्गेन में आप ये कैसे रकम का तयन करते हैं, कैसे लोगों को छोड़ देते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर उसके अंदर जो मुझे तीसरी एक चीज़ लग रही है वो ये कि ये सारा हमेशा से ये एग्जेक्टिव कमेटी के ऊपर सईद गनी साहब ने बड़े एतराज़ किए हुए, सेनेटर साहब ने, प्ली है उनकी ये कि ये मिलजुल के इनकी तकरीरियाँ भी गलत हैं, 2-4 को पब्लिसाइज कर देते हैं कि आज कल अखबार में देखिएगा बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं उनके फेवरेबल जो चैनल्स हैं उस पर भी दीजिए कमाल नैब की इज्जत बहाल की जा रही है। जबकि 4 साल बाद आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने परवेज अशरफ साहब, 4 साल बाद अभी सिर्फ उनका रेफरेंस दायर किया गया है। सो अगले 8 साल लग जाएंगे उसकी तफ्तीश में और दरमियान में ही फाइलें गायब हो जाएंगी, वो रह जाएगा। 4 साल बाद सिर्फ अभी रेफरेंस दायर किया गया है और बड़े केसेस में लोगों को छोड़ दिया, छोटे ठेकेदार को पकड़ के ना मशहूरी करा लिया कि लग रहा है कि फाइल हो गई। आमिर साहब मजे की चीजें इसमें ये हैं जो हम स्टोरी वो लेके आएंगे, तैयार पड़िए, कल कोशिश करते हैं उसको निकाल दें कि इनका ड्रामा देखें जरा। नैब की प्रेस रिलीज पढ़ा करें पिछले 3 साल से, जब से ये कमर जमान चौधरी साहब हैं, इनकी प्रेस रिलीजें पढ़ें। ऊपर बताएंगे जी 10 लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज इन्होंने शुरू कर दी हैं, फलां के खिलाफ फलां फलां फलां। नीचे के आखिर पे क्या कहेंगे कि 10 लोगों को छोड़ दिया है, इंक्वायरीज बंद होगी। वो बड़े नाम होते हैं, वो बड़े नाम होते हैं। आफ्ताब शेरपाओ के खिलाफ इन्होंने इंक्वायरी बंद की नैब ने, आखिर पे इन्होंने वहां पे 500 वर्ड्स की प्रेस रिलीज थी, आखिर पे एक लाइन में था कि आफ्ताब शेरपाओ के खिलाफ भी केस बंद। आज क्या किया है, ऊपर प्ली बार्गेन वाला दे के ये वाला जो है आखिर पे दिया है कि मुनव्वर तालपुर साहब के खिलाफ इंक्वायरी बंद हो गया। मुनव्वर तालपुर साहब कौन है? वो जरदारी साहब के बिरादर ला हैं, बिल्कुल। वो फरियाल न तालपुर साहबा के हस्बैंड हैं, बिल्कुल। और मसूफ अभी उनको अदालत ने घोड़ा और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये फरियाल तालपुर साहबा जो है नवाज शरीफ साहब से भी मिली थी अपनी, जब मीर मुनव्वर तालपुर साहब से वो प्रेस रिलीज भी दिखाएंगे कि जो इन्होंने केसेस शुरू किए थे। सो नैब एक टूल बन चुका है, जैसे जनरल मुशर्रफ इस्तेमाल करते थे इन सियासतदानों के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के जो शामिल नहीं हो रहे थे, केसेस कर तो जो ही शामिल हो गए थे अगले दिन लॉन्ड्री चिट लेके हुकूमत में शामिल। वही काम नवाज शरीफ साहब जो है ना नैब से ले रहे हैं कि जो जरदारी साहब के करीबी थे मुनव्वर तालपुर साहब, उन पे इसी नैब के जरिए केस खुलवाया। ये अभी की बात है, हम प्रेस रिलीज लेके आएंगे, कल दिखाएंगे आपको। आज उन्होंने कहा जनाब ये तो बिल्कुल ही बेकसूर थे। मैं आपको उस दिन मैंने आपको फिर मैं रिपीट करता हूँ, आमिर जो रिपोर्ट है ये ना जस्टिस काजी फैजी साहब, उसको पढ़ने के बाद मेरा पहले भी था लेकिन एक थोड़ा सा गामा गुम वाली शख्सियत थी। इस मुल्क में कोई हुकूमत ना हो, कोई इदारा ना हो, कोई पुलिस ना हो, नैब ना हो, FIA ना हो, सर ये मुल्क इसके बावजूद भी ऐसे ही चलता रहेगा जैसे इनकी मौजूदगी में चल रहा है। ये सारे बैठ के जो हमारे अरबों खरबों और मेरे उस बेचारे गरीब ड्राइवर के पैसों में से बैठ के अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये मीट कर रहे हैं। हुकूमत ना भी होना सर इस मुल्क में, जिस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं, जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं इनकी ये पैसे ज़ाय कर रहे हैं, ये हमारे टैक्सेस का ज़ियां कर रहे हैं, ये बैठे पार्क से मतलब 10 दिन तारिक फातमी लगा के आ गए हमारे पैसों पे। बच्चों से मिलने गए थे, ट्रम्प से मुलाकात नहीं हुई 10 दिनों में। इनसे पूछ लें कि मुनव्वर ये तालपुर साहब को 2 दिन पहले आपने कोई जिनके इंक्वायरी शुरू की, आज मुनव्वर तालपुर साहब अब ठीक हो गए। सर ये तबाह कर दिया है। बस सुप्रीम कोर्ट ने कितने इस पे चेयरमैन नैब पे सख्त अल्फाज कहे हुए हैं, थोड़ी सी भी बंदे में ग्रेस होती, बिल्कुल थोड़ा सा भी जमीर होता, थोड़ी सी भी कहीं पे कोई थोड़ी सी कंसर्न होती ना, इतने सारे कमेंट सुनने के बाद कोई जमीर वाला आदमी होता ना जो नैब पे आए हैं, वो कब का इस पे 2 हर्फ भेज के चला जाता। दाद देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है,
सुप्रीम कोर्ट 3-4 साल से वो पिट रही है कि मत करें, प्ली बार्गेन मत करें, वीआर मत करें, लोगों को सजाएं दें, इनकी जायदादें कन्फिस्केट करें। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने डट के कहा सुप्रीम कोर्ट को जो हमारा करने कर लो। लास्टली आज इंडिया में मेरा ख्याल है तमिलनाडु या उसमें हुआ है, उनके चीफ सेक्रेटरी पे कस्टम के लोगों ने उनके घर पे छापा मारा है। जरा इंतजार करेंगे कि कब वो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना उनको प्ली बार्गेन करके रिहा करते हैं। बिल्कुल, अभी देखना होगा, वक्त देखना होगा। और अभी ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो दिए गए थे उनको हवा में उड़ा दिया गया नैब की जानिब से। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।